हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो 12th का ऑप्टिक्स का टॉपिक है, प्रिज्म में अपवर्तन। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, ये केवल 12th हिंदी माध्यम बच्चों के लिए है और ये टॉपिक जो मैं बना रहा हूँ ये केवल एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। तो केवल एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए जिन्हें बोर्ड देना है उनके लिए ये टॉपिक का वीडियो है। तो मैं देख रहा हूँ प्रिज्म में अपवर्तन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एक प्रिज्म ले रखा है, एबीसी प्रिज्म, जिसमें दो फलक हैं। यहाँ पे देखो आप ए बी हमारा एक फलक है ना, और दूसरा फलक है हमारा AC। ठीक है, ये भी हमारा फलक ही है। तो PQ एक किरण, आपतित किरण है, आपतित कोण I पे फलक AB पे गिरता है, जिससे यह प्रिज्म से होकर के गुजरता है। फलस्वरूप RS एक, इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण, इसे बोलते हैं निर्गत किरण, मतलब जो किरण बाहर की तरफ निकल जाता है, प्रिज्म से निकलता है। ये हुआ हमारा आपतित किरण। ठीक है। अब इस प्रिज्म में देखो, एक होता है प्रिज्म का कोण, ये जो A है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण। ये प्रिज्म कोण क्यों कहलाता है बच्चों? यह वह फलक जिस पे किरण आपतित होती है और वह फलक जिससे यह किरण निर्गत होती है। तो उन दो फलकों के बीच का जो कोण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ई को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ई जो है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण। सही है। अब देखो ये जो है हमारा नॉर्मल, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है। तो जब भी ये किरण, आपतित किरण आएगी, यहाँ से मुड़ेगी इस तरह से, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये कोण कितना होगा। तो ध्यान से देखने से पता चलता है कि ये जो कोण होगा हमारा, ये कोण होगा हमारा 90 डिग्री माइनस R1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R1 जो है हमारा वो अपवर्तित किरण है, इस आपतित किरण के लिए, जो कि फलक AB से टकराने के फलस्वरूप अपवर्तित होती है। ठीक है। और उसी प्रकार से जब हम इस कोण की बात करेंगे तो ये कोण भी हमारा कितना होगा बेटा? 90 माइनस R2। ठीक है। अब हम इस त्रिभुज की बात करें, AQR त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज AQR में ध्यान से देखने से पता चलेगा कि कोण A, ये वाली कोण, प्लस ये वाली कोण 90 माइनस R1 प्लस ये वाली कोण 90 माइनस R2, ये सब मिल करके हमारे पास होंगे 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं तो आएगा कोण A इक्वल टू 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री या 90 डिग्री मिल करके 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा और सब वो कैंसिल आउट होकर के 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? यहाँ से हमें पता चलता है भाई कोण A प्लस R1 कोण A, यहाँ पे माइनस होगा, कोण A माइनस R1 माइनस R2 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा हमारा कोण A। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रिज्म कोण है वो हमारा R1 और R2 के सम के बराबर होगा। ठीक है। अब हमको देखना पड़ेगा कि इस प्रिज्म में कुल
विचलन कोण यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है। तो विचलन कोण की बात करेंगे तो ध्यान से देखो, विचलन कोण जैसे ये आपतित किरण आई, फिर इधर क्यू आर की तरफ मुड़ गई, तो ये जो हमारा कोण होगा, ये कोण यहाँ पे, ये कोण यहाँ पे वो कहलाएगा डेल्टा 1 विचलन। फिर यहाँ से जो किरण आर एस, जो क्यू आर फिर आर एस जो निर्गत किरण हो रही है, उसका जो हमारा विचलन कोण है, ये वाली विचलन कोण, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा 2। तो कुल विचलन कोण की हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर कुल विचलन कोण डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो अभी हम आपको देखना है विचलन कोण, कुल विचलन कोण। तो कुल विचलन कोण डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो डेल्टा 1 है हमारा, ये डेल्टा 1, ये वाली कोण डेल्टा 1 इक्वल टू हम लिखेंगे आई माइनस R1। ठीक है, इसलिए डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल्टा 1 इक्वल टू आई माइनस R1, और डेल्टा 2 इक्वल टू उसी तरह से यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा E माइनस R2। ठीक है, अब इस सबको सॉल्व करते हैं, होगा I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे R1 प्लस R2 इक्वल टू मैंने क्या कैलकुलेट करा है, एंगल ए, प्रिज्म कोण। तो उसको हम लोग लिख लेंगे I प्लस ई माइनस कोण ए, जो कि हमारा कहलाएगा कुल विचलन। तो कुल विचलन का फॉर्मूला यहाँ पर हमारे लिए आया I प्लस ई, मतलब आपतित किरण प्लस आपतित कोण प्लस निर्गत कोण माइनस ए यहाँ पे क्या है, हमारा प्रिज्म का कोण है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला विचलन कोण का। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले स्लाइड में। यहाँ पे देखो, एक प्रैक्टिकली एक ग्राफ ड्रॉ किया गया था विचलन कोण और आपतन कोण के बीच। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कुल विचलन कोण का फॉर्मूला पढ़ा था, I प्लस ई माइनस एंगल ए। मतलब विचलन कोण का फॉर्मूला क्या बना हमारा, आपतित कोण, निर्गत कोण और दोनों का जोड़ और माइनस प्रिज्म कोण। ठीक है, अब इस ग्राफ को प्रैक्टिकली देखा गया तो वो ग्राफ इस तरह से आया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दो दो कोणों के लिए, कोणों के लिए, जैसे यहाँ पे देखो I बराबर 40 डिग्री से थोड़ी सी कम है, और उसी का दूसरा निर्गत कोण के लिए जो हमारा विचलन कोण है वो हमारा समान है। सही है, और शुरू में क्या होता है, विचलन कोण जब हम आपतन कोण बढ़ाते हैं तो विचलन कोण धीरे धीरे घटता है, और एक मिनिमम पॉइंट पर जाकर के फिर विचलन कोण, आपतन कोण बढ़ाने से विचलन कोण बढ़ने लगता है। तो ये जो मिनिमम कोण है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। और इस न्यूनतम विचलन कोण में जो हमारा न्यूनतम विचलन कोण होता है, उस वक्त जो है हमारा जो आपतित कोण होता है वही निर्गत कोण के बराबर होता है। और उस केस में हमारा R1, मतलब जो प्रथम फलक है जिस पर हमारा आपतित किरण टकराती है, उसका अपवर्तित के कोण, और फिर जो दूसरे फलक से जो कोण है जो कि आपतन कोण की तरह काम करता है, वो दोनों इक्वल होता है। कब, जब हमारा न्यूनतम विचलन कोण होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि
जब आपतन कोण बढ़ाया जाता है तब विचलन कोण घटता है। फिर एक खास आपतन कोण पर विचलन कोण डेल्टा न्यूनतम हो जाता है। उस वक्त I बराबर E होता है। I बराबर E होता है, अर्थात आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होता है। निर्गत कोण के बराबर होता है। साथ ही साथ R1 बराबर R2 भी होता है। ठीक है। अब डेल्टा की बात करते हैं। अब डेल्टा उसको हम लोग मिनिमम लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा हमारा I प्लस E माइनस ए। अब डेल्टा M के समय में या वक्त में I बराबर E तथा R1 बराबर R2 है। ठीक, तब अब चूंकि A बराबर R1 प्लस R2 होता है, इसीलिए A बराबर क्या हो जाएगा हमारा R1 प्लस R1 लिख सकते हैं बराबर 2R1, या यूं कह सकते हैं R1 बराबर R2 बराबर A/2 हो जाएगा हमारा यहाँ से। सही है, ये हमारा क्या है यहाँ पे A, ये हो जाएगा हमारा A/2। फिर हम यहाँ से डेल्टा M कैलकुलेट करना चाहें तो डेल्टा M इक्वल टू होता I प्लस I माइनस A के जगह पर यही रहने दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2I माइनस A। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा A प्लस डेल्टा M बाय 2। सही है, A प्लस डेल्टा M बाई 2 हो जाएगा। अब स्नेल्स लॉ के नियम से, स्नेल के नियम से हम स्नेल के नियम से देखेंगे तो यहां से हमें क्या मिलता है, साइन I इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। ठीक है, अब साइन I1 का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा साइन I की जगह पर A प्लस डेल्टा M बाय 2 इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 के जगह पर देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ A/2, तो ये हो जाएगा हमारा साइन A/2। अब इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू साइन ऑफ म्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M होल बाई 2 अपॉन साइन ऑफ A/2। तो इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हुआ है अपवर्तनांक के लिए। प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला कब, जब हमारा विचलन कोण मिनिमम होता है तब के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज हम लोग देख सकते हैं कि यदि मान लो प्रिज्म का कोण A बहुत छोटा कोण हो
तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए अपवर्तनांक जो होगा हमारा अपवर्तनांक, जैसे कि मान लो प्रिज्म का कोण या प्रिज्म कोण ए के स्मॉल वैल्यू के लिए R1 तथा R2 का मान भी स्मॉल होगा। सही। इस प्रकार से डेल्टा एम का मान भी स्मॉल होगा। ठीक है। अब स्मॉल कोण के लिए, छोटे कोणों के लिए साइन थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर होता है। इसलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वापस म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम होल बाई 2 डिवाइडेड बाय ए बाई 2। अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो है हमारा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक। और इस प्रकार से हम लिख पाएंगे म्यू इंटू ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम। यहाँ से हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये हो गया हमारा फॉर्मूला एंगल ऑफ डिविएशन के लिए, कहने का मतलब विचलन कोण के लिए। कब? जब हमारा प्रिज्म का कोण ए काफ़ी छोटा हो तब के लिए। ये हो गया हमारा फॉर्मूला विचलन कोण का, न्यूनतम विचलन कोण का। कब? जब ए का मान छोटा हो, जब ए का मान हमारा छोटा हो तब के लिए। ए का मान अभी छोटा है, ए का मान यहाँ पे छोटा है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये सारा प्रिज्म से रिलेटेड चीज़ें हो गई कवर। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है। अब एक बढ़िया सा टॉपिक है, छोटा सा, उसको देखते हैं कि प्रिज्म से किरण के निर्गत नहीं करने का शर्त। प्रिज्म से किरण के निर्गत नहीं करने का शर्त। ठीक है। मान लो हमारे पास एक कोई प्रिज्म है, ABC प्रिज्म, इस तरह से ABC। यहाँ पे A हमारा मान लो प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म कोण। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे नॉर्मल, और कोई भी कोण, आपतित कोण का वैल्यू कुछ भी हो उसके लिए। मान लो यहाँ से इस तरह से हमारा कोई किरण आया 90 डिग्री पे। ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपवर्तन करने के बाद इस सतह पर पड़ने के बाद मान लो ये हो गया हमारा दूसरा नॉर्मल। मान लो इसको बोलते हैं N1, इसको बोलते हैं N2। अब जो ये किरण है इसके बाद फिर इधर से निकल जाती है फलक AC के समानांतर। ठीक है। ये कोण मान लेते हैं R1 और ये कोण मान लेते हैं R2। ठीक है। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ क्लियर कट है कि भाई R1 प्लस R2 का मान किसके बराबर होगा? हमारा A के बराबर। ठीक है। अब क्या है कि यदि I का वैल्यू मैक्सिमम हो, I के मैक्सिमम वैल्यू के लिए, I के मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसका R1 का मान,
R1 का मान भी मैक्सिमम होगा। ये बात सही है, क्योंकि जितना हमारा आपतन कोण होगा जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा हमारा अपवर्तित कोण होगा फलक AB के लिए। सही है। तब क्या होगा हमारा, तब R2 का वैल्यू मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में R1 प्लस R2 बराबर हमारा A है। R1 का मान मैक्सिमम होगा तो निश्चित तौर पे R2 का मान उस केस में मिनिमम होगा। इसलिए R2 मिनिमम का मान हम क्या लिख पाएंगे, A माइनस R1 मैक्सिमम। ठीक है। अब I का वैल्यू मैक्सिमम कब क्या हो सकता है भाई, अब I का मैक्सिमम वैल्यू, I का मैक्सिमम वैल्यू हमारा 90 डिग्री हो सकता है। जाहिर तौर पे I का मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री लिया हुआ है, तो I का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। अब स्नेल्स के नियम से देखो, अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से यदि मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो क्या होगा हमारा, इस फलक पे लगा रहा हूँ मैं स्नेल्स लॉ, तो क्या होगा हमारा, साइन 90 डिग्री इक्वल टू म्यू इंटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो हमारा म्यू है, मतलब अपवर्तनांक इस प्रिज्म का भी म्यू है, तो साइन 90 इक्वल टू लिख पाएंगे म्यू इंटू साइन R1। दिस इंप्लाइज साइन R1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/μ, और यही होता है हमारा साइन थीटा सी। यहाँ पे थीटा सी क्या है हमारा, क्रांतिक कोण, मतलब क्रांतिक कोण मतलब वह कोण जिस पर ये अपवर्तित होती है बट 90 डिग्री के कोण पर अपवर्तित होती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण थीटा सी। ठीक है। अब दूसरे फलक AC से किरण के निर्गत नहीं करने के लिए यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ पे कि R1 मैक्सिमम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1 का मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू थीटा सी। ठीक है। अब दूसरी फलक AC से किरण के निर्गत नहीं करने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, दूसरी फलक AC से किरण के निर्गत नहीं करने के लिए, किरण के निर्गत नहीं करने के लिए क्या शर्त होगा भाई, इसके लिए भी वही होगा E इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे निर्गत कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं भाई, R2 का जो मिनिमम वैल्यू है वो हमेशा थीटा सी से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब यदि हम वहाँ पे क्रांतिक कोण थीटा सी से R2 का जो मिनिमम वैल्यू है उससे बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, तब उस केस में हमेशा E का मान 90 डिग्री के बराबर होगा क्रांतिक कोण के लिए, और यदि उससे बड़ा वैल्यू हम लेते हैं तो वो वहाँ पे पूर्णतः आंतरिक परावर्तन कर देगा और कोई भी किरण वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और उसी चीज़ के लिए, शर्त के लिए हम ये व्युत्पन्न प्राप्त कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। ठीक है। अब इसी R2 मिनिमम का वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, A माइनस R1 का मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी वैल्यू होगी वही हमारा थीटा सी से बड़ा। तो A माइनस R1 मैक्स का वैल्यू यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने लिखा है थीटा सी के बराबर, इसलिए A माइनस थीटा सी ग्रेटर देन थीटा सी हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तब A का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से हमारा A ग्रेटर देन 2 थीटा सी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हमें ऐसा करना हो कि प्रिज्म से कोई भी कोण, कोई भी किरण किसी भी आपतन कोण के लिए, किसी भी किरण के आपतन कोण के लिए निर्गत किरण ना हो, मतलब कहने मतलब है कि भाई किरण बाहर नहीं निकल पाए, उसके लिए जो हमारा प्रिज्म कोण है वो हमेशा 2 इंटू थीटा सी मतलब क्रांतिक कोण से
बड़ा वैल्यू होना चाहिए, तभी के केस में ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कहता है कि हमारे पास एक कोई प्रिज्म है जिसमें प्रिज्म का एक फलक का रजदीकरण कर दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे एक कोई किरण आती है 45 डिग्री के कोण पर, यहाँ से प्रिज्म में प्रवेश करती है, जिसके चलते यहाँ से ये मुड़ करके इस फलक AC से ABC कर लेते हैं। तो फलक AC से ये टकराती है, और वो जो फलक AC से टकराती है वो समकोण त्रिभुज बनाते हुए टकराती है, 90 डिग्री कोण पर टकराती है। अतः वो अपने ही पथ को पुनः प्राप्त कर लेती है और फिर उसी तरह से वो रिट्रेस करते हुए बाहर आ जाती है। ठीक है। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि 30 डिग्री प्रिज्म कोण वाले एक प्रिज्म की एक सतह का रजदीकरण किया जाता है। दूसरी सतह से, या दूसरी सतह से कहने का मतलब AB सतह कह सकते हैं, AB फलक कह सकते हैं, सतह से 45 डिग्री के कोण पर एक किरण को गिराया जाता है, जो अपवर्तन के पश्चात दूसरी सतह से टकराने के बाद परावर्तित होते हुए अपनी पथ को पुनः प्राप्त कर लेता है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करें। इस प्रश्न में हमें प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालने के लिए कहा गया है। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में देखो, मैं यदि स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करता हूं, सतह AB के लिए स्नेल के नियम से यदि मैं स्नेल्स लॉ यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ सतह AB के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा,
साइन 45 डिग्री इक्वल टू म्यू इंटू, और यहाँ पे देखो 30 डिग्री दिया हुआ है प्रिज्म का कोण, यहाँ पे 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री हुआ, तो ये कितनी होगी हमारे पास 60 डिग्री। तो ये एंगल R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो फिर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा स्नेल्स लॉ से, साइन 45 डिग्री इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 के जगह पर 30 डिग्री। यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आएगा, साइन 45 होता है 1/√2 इक्वल टू म्यू इंटू साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2/√2। सॉल्व करने पे आंसर आएगा √2। अतः यहाँ से सॉल्व करने पे हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, अपवर्तनांक का वैल्यू इस प्रिज्म के लिए म्यू इक्वल टू √2। तो इस प्रश्न का हल यही था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फिर से एक फिगर दिया हुआ है प्रिज्म के लिए, ये हमारा ABC प्रिज्म है। प्रिज्म का कोण यहाँ पे 75 डिग्री दिया हुआ है। फिर से उसी प्रकार से ये नॉर्मल, और यहाँ पे हमारा 45 डिग्री पे एक आपतित किरण आई और परावर्तन के पश्चात इधर से ये बाहर निकल गई इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो ये होगा हमारा R1 और ये होगा हमारा R2। प्रश्न में कहता है कि भाई चित्र में प्रदर्शित किरण आरेख को देखते हुए प्रिज्म के द्वारा कुल विचलन ज्ञात करें। कह रहा है चित्र में प्रदर्शित किरण आरेख को देखते हुए प्रिज्म के द्वारा कुल विचलन ज्ञात करें। तो हमें इस प्रश्न में कुल विचलन निकालना है। और कुल विचलन की बात करें तो हम कुल विचलन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुल विचलन का फॉर्मूला हमारा होगा डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A। तो यहाँ से हमारे पास कुल विचलन का फॉर्मूला आ जाएगा, ये है हमारा कुल विचलन। ठीक है, ए प्रिज्म कोण तो हमें दिया हुआ है ही, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ई निकालना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पे म्यू का वैल्यू √2 दिया हुआ है, तो फलक AB पर स्नेल्स के नियम से, फलक AB पर स्नेल के नियम से यदि मैं स्नेल का नियम लगाऊं फलक AB पे, तो क्या लिख पाता, साइन 45 डिग्री इक्वल टू म्यू की जगह पर √2 एंड साइन R1। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करूं तो हमारा रिजल्ट आएगा साइन 45 का मान आएगा हमारे पास साइन, दिस इम्प्लाइज साइन 45 का मान 1/√2 इक्वल टू √2 इंटू साइन R1। इसको सॉल्व करेंगे तो अपन का रिजल्ट आएगा साइन R1 इक्वल टू 1/2, देयरफॉर R1 इक्वल टू 30 डिग्री। सही है, तो यहाँ से अपने को कैलकुलेट हो गया R1 इक्वल टू 30 डिग्री। अब चूंकि मैं जानता हूँ भाई R1 प्लस R2 का वैल्यू किसके बराबर होता है, प्रिज्म कोण के बराबर, A के बराबर। R1 मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो 30 प्लस R2 इक्वल टू प्रिज्म का कोण दिया हुआ है 75 डिग्री, तो यहाँ से कैलकुलेट करने से अपने को मिलेगा R2 इक्वल टू 45 डिग्री।
सही है। अब आगे इस R2 का इस्तेमाल करके फलक AC पर स्नेल्स का नियम लगाना पड़ेगा। अब फलक AC पर स्नेल्स के नियम से यदि हम स्नेल्स का नियम लगाते हैं फलक AC पे, तो अब क्या हो जाएगा, R2 का मान म्यू इंटू साइन R2 इक्वल टू साइन E निर्गत कोण। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है √2 साइन, और R2 का वैल्यू मैंने कैलकुलेट करा था अभी, साइन 45 इक्वल टू साइन E। सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट आएगा देखो आप, √2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2 इक्वल टू साइन E। दिस इम्प्लाइज E इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब सोचो, निर्गत कोण निकल गया, हमारे पास I दिया हुआ है, आपतित कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, प्रिज्म का कोण दिया हुआ है, और इस तरह से हम लोग हर चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पे आएगा हमारा रिजल्ट डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 45 प्लस E के जगह पर 90 डिग्री एंड माइनस 75 डिग्री। सॉल्व करने पे हमारा रिजल्ट आएगा 60 डिग्री। यानी कि इस प्रश्न का जो हल है, फाइनल उत्तर है हमारा, वो विचलन कोण, कुल विचलन कोण डेल्टा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो कुल विचलन कोण यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से यही हो गया हमारा आंसर इस प्रश्न का, कुल विचलन इक्वल टू कोण 60 डिग्री। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा इस प्रश्न का हल। अगली प्रश्न पर चलते हैं। अगली प्रश्न हमारा कहता है कि प्रकाश की एक किरण अगली प्रश्न है हमारा, प्रकाश की एक किरण √2 अपवर्तनांक वाले एक प्रिज्म से गुजरते हुए न्यूनतम विचलन करता है, न्यूनतम विचलन करता है। यह पाया जाता है कि आपतित कोण प्रिज्म के भीतर अपवर्तित कोण से दुगुना है। तब प्रिज्म कोण ज्ञात करें। तब प्रिज्म कोण ज्ञात करें। तो यही हमारा प्रश्न है कि प्रकाश की एक किरण √2 अपवर्तनांक वाले एक प्रिज्म से गुजरते हुए न्यूनतम विचलन करता है। तो न्यूनतम विचलन के केस में हम लोग पढ़े हुए हैं, थ्योरी में पढ़े थे थोड़ी देर पहले, न्यूनतम विचलन कोण के लिए थ्योरी में पढ़ाया गया था, I बराबर ये होता है, मतलब आपतित कोण बराबर निर्गत कोण होता है। आपतित कोण बराबर निर्गत कोण, ये चीज़ें होती है।
और साथ ही साथ एक और चीज़ होता है हमारा R1 बराबर R2, मतलब फलक AB, वह फलक जिस पर आपतित किरण गिरती है उसका अपवर्तनांक उसका अपवर्तन कोण बराबर दूसरे फलक के लिए जो अपवर्तनांक है अपवर्तन कोण है वो R2, वो दोनों भी इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। इसलिए यहाँ से हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, R बराबर आ जाएगा A/2। तो यहाँ से हम एक और चीज़ देख सकते हैं, A बराबर कितना हो जाएगा 2R। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि जो हमारा आपतित कोण है A बराबर क्या होगा 2R, और वो होगा हमारा आपतित कोण के बराबर। अब स्नेल्स का नियम लगा लो। अब स्नेल के नियम से, स्नेल्स के नियम से क्या हो जाएगा हमारा, साइन आई इक्वल टू √2 इंटू साइन आर। अब साइन आई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए, तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू साइन, और आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं यहाँ से A/2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन A/2 मल्टीप्लाइड विथ कॉस A/2, फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल करा, इक्वल टू √2 साइन A/2। अब यहाँ से देखते हैं भाई कि ये साइन A/2 और साइन A/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये √2 को भी हम लोग काट करके इधर √2 ले सकते हैं, तो फिर क्या होता है हमारा यहाँ से कॉस ऑफ A/2 इक्वल टू 1/√2। ये √2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/√2। अब इसी कॉस A/2 को हम लोग राइट साइड में लिख सकते हैं कॉस 1/√2 को लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि A/2 इक्वल टू हो गया हमारे पास 45 डिग्री। देयरफॉर A बराबर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से रिजल्ट 90 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा प्रिज्म कोण का जो मान होगा इस प्रश्न के अनुसार वो 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो इस प्रश्न का यही हल है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलो, अगला प्रश्न कहता है हमारा, प्रकाश की एक किरण 30 डिग्री का विचलन करती है, 30 डिग्री का विचलन करती है। जब यह एक √2 अपवर्तनांक वाले समबाहु प्रिज्म से गुजरती है प्रिज्म के भीतर किरण प्रिज्म के आधार से कितना कोण बनाती है।
यह कोण ज्ञात करें। तो इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि भाई प्रकाश की एक किरण 30 डिग्री का विचलन करती है जब यह एक √2 अपवर्तनांक वाले समबाहु प्रिज्म से गुजरती है। प्रिज्म के भीतर किरण प्रिज्म के आधार से कितना कोण बनाती है। देखो यहाँ पे प्रिज्म के बारे में जानकारी दे दिया है। प्रिज्म कैसा कह रहा है, समबाहु। तो समबाहु प्रिज्म है हमारे पास, तो निश्चित तौर पे जो प्रिज्म का कोण होगा, मान लो ये ए बी फलक से मैं किरण को मान लो प्रवेश कराऊं और एसी से किरण निर्गत करे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, प्रिज्म का कोण, और उसका एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है, मान लो इस तरह से कोई किरण आई, इस तरह से गुजरते हुए फिर बाहर निर्गत हो गई। अब यहाँ पे प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूँ, मान लो म्यू इक्वल टू, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम होल 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। ठीक है, अब इसमें मान लो मैं RHS से चलता हूँ। ठीक है, फ्रॉम RHS, मतलब RHS राइट हैंड साइड से मैं ये जो विचलन कोण दिया हुआ 30 डिग्री, इसको मैं मान लेता हूँ कि भाई ये डेल्टा एम का ही मान है, उसका वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो क्या आता है, RHS से चलेंगे और डेल्टा एम का मान 30 डिग्री पुट करेंगे, तो क्या आएगा, ए का मान तो अपने को पता है 60 डिग्री, प्लस डेल्टा एम को मैंने मान लिया, डेल्टा को मैंने मान लिया डेल्टा एम, तो 60 प्लस 30 होल डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए का मान तो 60 डिग्री है हमारे पास, तो 60/2। इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री। सॉल्व करने से क्या आएगा, 1/√2, और 1/2 डिवाइड करेंगे तो पलट करके 2 पर चला जाएगा, और ये रिजल्ट आएगा हमारा √2, जो कि RHS के, जो कि LHS के बराबर है, जो कि यहाँ पे LHS के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न में ये जो डेल्टा एम है हमारा, इस प्रश्न में जो विचलन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, एक्चुअल में वो हमारा न्यूनतम विचलन कोण है ना। अतः विचलन कोण डेल्टा इक्वल टू 30 डिग्री एक न्यूनतम मान है, एक न्यूनतम मान है। अब ये चूंकि न्यूनतम विचलन कोण है, तो ये जो किरण है जो प्रिज्म के भीतर रहेगी, वो क्या होगी, जो हमारा आधार है उसके समानांतर हो जाता है। ये जो है हमारा आधार BC के समानांतर होता है ना। अतः इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारा क्या होगा, चूंकि ये दोनों, ये भीतर वाली जो किरण है वो और BC समानांतर है, अतः जो हमारा कोण का मान होगा वो 0 डिग्री के बराबर होगा। चूंकि हमें वही किरण का आधार के साथ कोण पूछ रहा है, तो कोण का मान यहाँ पे क्या होगा, हमारा 0 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यही कुछ प्रश्न थे हमारे प्रिज्म से संबंधित, जो कि आप